बायोटेक लेक्चर्स आपके 7th लेक्चर है, उसमें 6 चैप्टर आपका शुरू करेंगे। आज हम जर्म प्लाज्म स्टोरेज एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। इससे पहले हमने हाइब्रिड और साइब्रिड की बात की थी। तो हाइब्रिड हमें पता है जिसमें हम एक स्पीशीज का नहीं बल्कि दोनों स्पीशीज के न्यूक्लियस हम थर्ड स्पीशीज में इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ साइब्रिड में हम दो स्पीशीज का साइटोप्लाज्म लेते हैं लेकिन एक स्पीशीज का न्यूक्लियस लेते हैं। ये यहाँ तक हमने बात की थी। नेक्स्ट हमारा जो जर्म प्लाज्म स्टोरेज है, जर्म प्लाज्म स्टोरेज जो है वो हमारा मोस्टली यूज होता है कि हमें फ्यूचर में अगर किसी स्पीशीज को प्रोपगेट करना है तो हम कैसे उसका स्टोरेज कर सकते हैं, कैसे उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और देन सेकंड है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक तरीका का ये भी स्टोरेज होता है, लेकिन इसमें हम टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो रखते हैं। अब जैसे मोस्टली अगर हमारे पास रिसर्च में अवेलेबल नहीं है कोई भी स्पीशीज, क्योंकि कोई भी स्पीशीज होती है उसका एक सूटेबल टाइम होता है कि वो कब प्रोलिफरेट करेगी कब नहीं करेगी। तो इसके लिए अगर हम पहले से उसे प्रिजर्व करके रखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम उसे एडवर्स कंडीशन में भी उस स्पीशीज को ग्रो करा सकें, या उससे जो फर्दर हमें उसका मेंटेनेंस है या उसका हमें उसकी जीन मैपिंग करनी है या हमें उसके क्रोमोसोम नंबर पता करने, तो कोई भी अगर रिसर्च है वो हम फर्दर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्टिलिटी। मेन पॉइंट है फर्टिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जितनी बार हम उस क्रॉप को फर्दर कल्टीवेट करेंगे तो उतनी बार हमें फर्टिलिटी मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। देन सेकंड उसका जर्म प्लाज्म क्या है। जर्म प्लाज्म इन द सेंस कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होते वक्त जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए वो उसमें आए हैं या नहीं आए हैं। सेकंड है उसमें वाइबिलिटी, यानी कि वो जिंदा है या नॉन वाइबल, मर गए हैं। थर्ड है उसका हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस यानी कि एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस, यानी कि एक ही स्पीशीज से अगर है तो वो होमोजाइगस होगा, और हेट्रोजाइगस यानी कि टू डिफरेंट क्रोमोसोम से अगर हमें स्पीशीज है तो वो हेट्रोजाइगस होगा। मोस्टली ये हमें देखा है कि जो होमोजाइगस स्पीशीज होती हैं वो ज़्यादा रिवर्ट नहीं करती हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस स्पीशीज रिवर्ट कर जाती हैं। रिवर्ट करना यानी कि हमने अगर दो स्पीशीज से कोई थर्ड स्पीशीज इजाद की है तो उस वो हेट्रोजाइगस होगी, यानी कि उसमें दो स्पीशीज के अलग अलग कैरेक्टर होंगे। तो उसको हमें उस रूप में बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम कभी कभी उसको स्टोरेज करते हैं ताकि फर्दर हम उसे यूज कर सकें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज में बीज के जो बीज यानी कि जो सीड है उनमें रोग यानी कि कई डिजीज हैं वो पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे काम के नहीं रहते हैं। नेक्स्ट जो क्रायो, उसमें भी 4 तरीके के मेथड है जो कि हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन, सेकंड फ्रीज कंजर्वेशन, थर्ड है स्लो ग्रोथ कल्चर और डी या फिर डीएनए क्लोन कह सकते हैं, या फोर्थ है डेसिकेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोज बाय आर्टिफिशियल सीड्स, यानी कि जो हम डेसिकेशन यानी कि उनको सेपरेट करते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि उसको पूरी तरीके से हम चिल कर देते हैं, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे किया जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन 2 तरीके से होता है, या तो हम उसे कोल्ड आइस यानी सॉरी ड्राई आइस में रखें। ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं कार्बन आइस होती है, और या फिर उसे हम लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रीट करें। लिक्विड नाइट्रोजन है वो मोस्टली -196 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करती है, और या फिर अगर डीप फ्रीज हो तो वो -80 डिग्री सेल्सियस पे हम करेंगे, या फिर जिसे हम कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है कार्बन जो है वो कई फेज में रह सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस।
तो जो मोस्टली अगर हम कार्बन को प्रेशराइज करके उसे हार्ड बना रहे हैं, उसे सॉलिड बना रहे हैं, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, तो वो वर्क करती है -79 डिग्री सेल्सियस पे। और हमें पता है क्योंकि कि जो भी पानी है उसका अगर उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन ये भी हमें पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी द्रव्य है, मोस्टली अगर हम पानी की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। तो इसीलिए हम इसे -डिग्री में रखते हैं ताकि चिलिंग पॉइंट से ये कभी भी इसका जो तापमान है वो ऊपर ना जाए। तो पहला है कि अगर हम उपयोग किए गए जो भी जीनोटाइप हम यूज कर रहे हैं उसको टॉलरेंट बनाया जाए। टॉलरेंट इन द सेंस कि अगर कोई स्पीशीज है वो बहुत ही ड्राई एरिया में ग्रो कर रही है तो हम कैसे उसमें चेंजेस करके उसे ह्यूमिड एरिया में ग्रो करा सकते हैं। नंबर सेकंड की कोशिका के अंदर हम जो क्रिस्टल्स बनते हैं बर्फ के वो जो होते हैं वो कभी कभी सेल को नुकसान कर देते हैं, क्योंकि अगर क्रिस्टल बन रहे हैं सॉलिड तो वो अपनी जगह एक स्पेस एक एरिया घेरेंगे जिससे जो प्लांट सेल होती है वो उस क्या हो जाएगा, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है वो क्या होगा, अंदर की तरफ कंप्रेस होगी। अंदर की तरफ कंप्रेस होगी तो जो सेल ऑर्गेनिज होते हैं उनमें क्या होगा, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। स्ट्रक्चर में चेंज आने से क्या होगा, उनकी जो भी रिएक्शंस अंदर हो रही हैं सेल ऑर्गेनिज के वो इफेक्ट होंगी। तो जो भी पादप कोशिका कल्चर है यानी कि जो भी हमारी प्लांट सेल कल्चर है उसको क्रायोप्रिजर्वेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कल्चर हमने लिया है उसको हम पहले स्टरलाइल करेंगे, जैसे कि चार्ट में हम देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है रेजिंग ऑफ स्टरलाइट कल्चर। सेकंड है एडिशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट्स एंड प्री ट्रीटमेंट, यानी कि अगर हम क्रायोप्रिजर्वेशन करते वक्त हमें साथ में एक और केमिकल ऐड करते हैं जिससे जो सेल्स हैं वो इंटैक्ट रहें, उनकी जो परमिएबिलिटी है यानी कि जो वाटर जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा तो क्या होगा, जो सेल वॉल या जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी प्लांट्स की वो अफेक्ट होंगी। क्योंकि जैसे अगर अंदर हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर अगर अंदर जो प्रेशर है वो हाई है बाहर लो है तो क्या होगा, जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। और अगर बाहर हाइपर है अंदर हाइपोटोनिक है तो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो सेल की इंटैक्ट जो मेम्ब्रेन है वो वैसी नहीं रहेगी। तो हम उसे क्या करते हैं, उसे प्री ग्रो कराते हैं कुछ दिनों के लिए 5% DMSO में। DMSO क्या करता है, ये जो भी फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स है वो उससे रोकता है ताकि जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन है सेल्स में वो ना हो और जो सेल है वो वैसी की वैसी स्टेबल कंडीशन में रहे। तो अब अगर हमने इसमें 5% DMSO डाला है तो हम उसे क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रांसफर करेंगे जो कि प्री चिल्ड होता है। उसके बाद हम अगर उसे हमें फर्दर यूज करना है तो हम उसे वार्म वाटर में उसकी थॉइंग करेंगे। थॉइंग करने से क्या होता है, एक तरीके से ये धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर में ग्रेजुअल चेंज आने की बजाय धीरे धीरे चेंज आता है। और उससे क्या होगा, जो सेल है वो चिल्ड से अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जा रही है तो उसकी एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थॉइंग प्रोसेस हो गई, उसके बाद हम उसे सॉलिड मीडियम या सेमी सॉलिड मीडियम पे प्लेस कर देंगे और उसे फर्दर ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसे कल्चर करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस में, या तो हम उसे उसका शूट टिप है वो हम यूज कर सकते हैं या उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे प्लंज करके, या फिर उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में भी कर सकते हैं। देन हमारा आता है फ्रीजिंग। फ्रीज हो गया, उसके बाद उसका स्टोरेज, थॉइंग हो गई, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जितने सेल्स हमने स्टोर किए उसे चिल्ड टेम्परेचर पे रखे उनमें से थॉइंग करने के बाद कितने हमें
सेल है वो वाइबल मिले, उनका सर्वाइवल रेट क्या है वो हम पता करते हैं। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ एंड रीजनरेशन, यानी कि जो सेल्स हैं वो वाइबल है उनको हम फिर फर्दर ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए मीडियम पे इनॉकुलेट कर देते हैं। देन है हमारा रेजिंग स्टेराइल टिश्यू कल्चर, कि हम अब टिश्यू कल्चर है उसको हम कैसे रेज कर सकते हैं, उसको कैसे बना सकते हैं। तो सेम हमें इसमें भी लिक्विड नाइट्रोजन यूज करनी है। कोई भी टिश्यू हो, कोई भी टिश्यू के पार्ट्स हो सकते हैं, वो बीज हो सकता है, एंडोस्पर्म हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, एंटीपोडल सेल्स हो सकते हैं, या फिर एंथर कल्चर जो एंथर में भी यूज होता है, सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस में भी। कोई भी तरीके का कल्चर जो हमने कई कल्चर पहले भी पढ़े हैं लेक्चर्स में, हर तरह के कल्चर में ये जो टेक्निक है यूज की जाती है। क्रायो प्रिजर्वेशन अलग होता है और क्रायो प्रोटेक्टेंट अलग होता है। तो एग्जाम में अगर आता है कि क्रायो प्रोटेक्टेंट क्या है, तो वो हम यूज करते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस में, जबकि लिक्विड नाइट्रोजन है वो क्रायो प्रिजर्वेशन का क्या है, सेकेंड स्टेप है, जबकि क्रायो प्रोटेक्टेंट है वो क्रायो प्रिजर्वेशन का फर्स्ट स्टेप होगा। और हमने देखा होगा कभी कभी जो ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म इलाके में जो भी स्पीशीज होती हैं, उनमें ऑलरेडी एक रेजिस्टेंट जीन होती है जो कि उस प्लांट को रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करती है ज्यादा चिल्ड या ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट से। तो अगर हम उसे इन लैब यानी कि इन विट्रो अगर हम कर रहे हैं, तो हमें सेम यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई, क्योंकि वो क्या है, वो कैलस कल्चर है, वो क्या है अभी बहुत ही प्री नेटल स्टेज में है। तो प्री नेटल स्टेज में होने के कारण क्या होगा, जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो बनने लगेंगे, और क्योंकि रेजिस्टिविटी नहीं आई, रेजिस्टिविटी क्यों नहीं आई है, क्योंकि डिवीजन यानी कि डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, जो सेल है वो कैपेबल नहीं है कि वो खुद उस एनवायरनमेंट के खिलाफ लड़ सके। इसलिए हम उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट डालते हैं, और साथ में वो क्रायो प्रोटेक्टेंट वो क्या करते हैं, जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या फंगी या प्रोटोजोआ हैं उनसे भी उस प्लांट को बचाते हैं। मोस्टली हम ग्लिसरॉल या फिर डाई मिथाइल सल्फोक्साइड यानी कि DMSO यूज करते हैं, और ग्लाइकोल्स में हम इथाइलिन, डाई इथाइलिन, प्रोपाइलिन, एसिटामाइड, सुक्रोज, प्रोलिन ये सब यूज करते हैं। और DMSO हम अकेले यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें जो ये सल्फोक्साइड है यानी कि जो सल्फर है, ये सेल की मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम साथ में ग्लिसरॉल या फिर सुक्रोज या फिर प्रोलिन, जिसमें से जो प्रोलिन है वो एक अमीनो एसिड है, और ग्लिसरॉल है वो अल्कोहल का एक पार्ट या रूप कह सकते हैं, और जबकि सुक्रोज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इन तीनों में हम कोई भी एक कॉम्बिनेशन के साथ DMSO को डालते हैं। अगर हम DMSO 5 to 10% डाल रहे हैं, तो वहीं ग्लिसरॉल हम डालेंगे 10 to 20%। यानी कि ग्लिसरॉल क्या करता है, जो सेल है उसको केमिकल को वो अंदर जाने से रोकता है, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो DMSO नहीं जाएगा, वो उसकी बाहर बाहर उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। देन कम्स फ्रीजिंग, जिसे हम हिंदी में हिमीकरण बोलते हैं। फ्रीजिंग भी दो तीन तरह की होती है। पहला है कि रैपिड फ्रीजिंग, यानी कि हम उसे रूम टेम्परेचर से लेके डायरेक्ट उसे -डिग्री पे पहुंचा रहे हैं, बीच में हम कोई भी फेज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। देन है स्लो फ्रीजिंग, और उसके बाद है स्टेप वाइज फ्रीजिंग। रैपिड फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, उसे लिक्विड नाइट्रोजन जिसका तापमान 300 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है माइनस की, -300 से -1000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जितना कोल्ड हम कर सकते हैं उतना। और इससे एक फायदा होता है कि जो
तेजी से जब हम रूम टेम्परेचर से उसको ले जाते हैं इतने ज़्यादा -डिग्री टेम्परेचर पे, तो जो बर्फ़ के यानी कि जो आइस के क्रिस्टल है वो बहुत ही कम बनते हैं, क्योंकि उस क्रिस्टल बनने के लिए एक टाइम लगता है। और टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है आइस में, वाटर में, वो बॉन्ड बनाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे हम एंट्रोपी भी बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो वो एंट्रोपी एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है जो कि ज़रूरी है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो, और बॉन्डिंग में जितना टाइम लगता है उससे भी कम टाइम में हम उसे क्या कर रहे हैं, उसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे क्या जो क्रिस्टल बनने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है और इजी रहता है सेल्स को अपनी इंटेक्ट आइडेंटिटी को बनाए रखने में। देन सेकंड है स्लो फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग में हम टेम्परेचर क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, -300 डिग्री है तो उसको हमने क्या कर दिया, -100 डिग्री पे ले आए। रहा वो माइनस में, लेकिन -300 के मुकाबले में -100 डिग्री क्या है, वो ज़्यादा गर्म है, तो जिसे हम स्लो फ्रीजिंग बोलते हैं। इसमें हम जो डिहाइड्रेशन का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि एक सेल है उस वो अगर ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशन में रहेगी तो उसकी जो सेल है वो, उसमें पोर्स हैं, वो उसमें से पोर्स होते हैं या चैनल्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें से जो सेल्यूलर मटेरियल है अंदर का वो बाहर नहीं आता। अगर बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो मॉइस्ट है, यानी कि हवा में पानी है, लेकिन अगर बाहर अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी है, तो क्या होगा, मंद गति से क्या होगा, ठंडा होने के कारण क्या होगा, जो पानी का जो कोशिका से बाहर की तरफ भाव है वो होगा, जिससे अंदर का जो बनने का जो बर्फ बनने की जो प्रक्रिया वो बढ़ जाएगी। देन थर्ड है स्टेप वाइज फ्रीजिंग। स्टेप वाइज फ्रीजिंग में क्या होगा, हम उसे धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है वो माइनस की तरफ लेके जाते हैं। और ये सबसे बेस्ट विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि पहले हमने क्या किया, -20 डिग्री से -40 डिग्री पर लेके गए 30 मिनट तक। वहां पे उस सेल ने एक एनवायरनमेंट एक्वायर किया, उसके बाद हम फिर उसे और माइनस टेम्परेचर पे लेके गए, जिससे क्या हुआ, मंद हमीकरण यानी कि जो लो फ्रीजिंग है, सॉरी जो स्टेप वाइज फ्रीजिंग है, उसमें क्या है, जो जल का अपघटन है यानी कि जो उसकी कमी है पानी की, वो क्या होगी, हम रोक सकते हैं। और तेजी से जो हम फ्रीजिंग कर रहे हैं किसके द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, वो क्रिस्टल बनने से भी हमारी प्रोसेस है वो रोकती है। नेक्स्ट हमारा है स्टोरेज। अब हमने क्या किया, उसे चिल्ड तो कर दिया, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन तो उसका हो गया, लेकिन अब बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज वो चीज एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक निश्चित समय के लिए उस बॉयल को उसी टेम्परेचर पे रखते हैं जिस टेम्परेचर पे हमने उसे फ्रीज किया। यानी कि अगर हमने उसे -70 डिग्री से -196 डिग्री पे अगर हमने उसे क्रायो प्रोटेक्ट किया है, तो हम उसे उसी रेफ्रिजरेटर में -150 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। देन हमारा होता है थॉइंग, यानी कि इसे हम पिघलाना बोलते हैं। ये प्रोसेस हम करते हैं जब हमें फर्दर जो हमने क्रायो प्रिजर्व किए थे स्पीशीज, उसको हम वापस लैब में लेके आ रहे हैं, वापस उसे ग्रो करा रहे हैं। और कैसी कई कई ऐसी स्पीशीज हैं जो हमें बहुत ही एडवर्स कंडीशन में मिली हैं, जैसे कि अंटार्कटिका या जो थार मरुस्थल है, तो जहाँ पे बहुत ही हाई और लो टेम्परेचर, बहुत ही लो या फिर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे स्पीशीज हैं, उनके हमने एंथर कल्चर हैं वो हमने क्या कर रखे हैं, क्रायो प्रिजर्व कर रखे हैं, ताकि हम ज़रूरत के टाइम में जब हमें उसकी जेनेटिक मैप तैयार करना हो, तब हम उसे वापस क्या करें, थॉइंग प्रोसेस के द्वारा रीट्राई कर लें। हम इसमें क्या करते हैं, वाटर ब्रॉथ लेते हैं, जिसमें हम जो वाटर टेम्परेचर है वो 35 to 45 डिग्री सेल्सियस करते हैं, और उसके बाद उसे 15 सेकेंड रखने के बाद उसे
कल्चर को हम वॉश आउट करते हैं। ये प्रोसेस भी हम स्लो वाइज करते हैं कि एकदम से हम उसे चिल से रूम टेम्परेचर पे ला रहे हैं, तो अगर हम उसे जितना जल्दी करेंगे उतना ही जो सेल की मेम्ब्रेन है वो खराब या डेड होने का खतरा रहता है। फिर हम उसे क्या करेंगे, वॉश करने के बाद उस कल्चर को हम टेस्ट करेंगे कि वो वायबल कितना है, यानी कि उसकी रीग्रोथ की जो रेट है वो उतनी ही है जो हमने क्रायो प्रिजर्वेशन से पहले थी, या फिर वो और कम हो गई है, या वो कितनी बढ़ी है, या वो उतनी ही है, स्टेबल है, या वो कम है या ज़्यादा है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।